नमस्कार साथियों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य, वनस्पति शास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक, राजकीय महाविद्यालय टोंक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार साथियों, आज हम एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बॉटनी बीएससी पार्ट तृतीय के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में समझते हैं कि बीएससी पार्ट थर्ड के प्रथम पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में क्या सिलेबस है और हमें इस वर्ष क्या क्या पढ़ना है। सामान्यतः एमडीएस यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट तृतीय के प्रथम पेपर को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट प्रथम, जिसमें वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट्स, जिसके अंतर्गत पानी का पौधों के जीवन में क्या महत्व है, जल का पौधों में महत्व, जल की आणविक संरचना किस प्रकार की होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो किस प्रकार की होती है। इसके साथ साथ विलयन किसे कहते हैं, विलयन कितने प्रकार का होता है, विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन की पीएच क्या होती है, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। इसके साथ साथ बफर विलयन है या कोलाइडल सिस्टम है, या हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सिस्टम, इन सब के बारे में भी हमें इसके साथ में पढ़ना है। इसी के साथ यहाँ पर हमें डिफ्यूजन, विसरण दाब, परासरण दाब, अवशोषण, इन सब के बारे में भी विस्तार पूर्वक हमें यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही विसरण दाब न्यूनता है, जल विभव है, जल का अवशोषण प्लांट्स के द्वारा किस प्रकार से मृदा से किया जाता है, मृदा में जो जल होता है वो कितने प्रकार का जल होता है, जो मृदा होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसे कहते हैं, जो जल अवशोषण तंत्र होता है, या हम कह सकते हैं कि प्लांट के द्वारा पौधों में जल का जो अवशोषण किया जाता है उसका मार्ग क्या होता है, पथ क्या होता है, पथ ऑफ वाटर हमें पढ़ना है। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, पानी का अवशोषण पौधों के द्वारा जो किया जाता है उसकी क्रियाविधि क्या है। साथ ही हमें पढ़ना है कि उस क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं, ये सब ही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। रसारोहण की क्रिया, और रसारोहण की क्रिया को समझाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे, जिसके अंतर्गत हम जैविक बल सिद्धांत है, मूल दाब सिद्धांत है या भौतिक बल सिद्धांत है, इन सभी बलों के बारे में पढ़ना है और किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे वो सभी हमें विस्तारपूर्वक पढ़ना है। इसके साथ साथ हमें मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड ट्रांसपोर्ट्स, जिसमें सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ना है। ये हमें यूनिट प्रथम में पढ़ना है। यूनिट सेकंड की यदि हम बात करें तो यूनिट सेकंड में हमें बेसिक ऑफ एंजाइमोलॉजी, जिसमें डिस्कवरी एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, क्या एंजाइम्स के कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। हॉलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम और कोफैक्टर्स के क्या कॉन्सेप्ट है उनके बारे में पढ़ना है। और जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स का रेगुलेशन किस प्रकार से किया जाता है उसे भी हमें विस्तारपूर्वक पढ़ना है। एंजाइमों का जो नामकरण है, एंजाइमों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है, आईयूपीएसी के द्वारा किस प्रकार से नामकरण किया गया है। साथ ही हमें पढ़ना है कि जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स की संरचना किस प्रकार की होती है, उस एंजाइम की संरचना में कोएंजाइम, कोफैक्टर या कोई एक्टिवेटर होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, एंजाइम की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हमें पढ़नी है। और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स जो है किस प्रकार से कार्य करते हैं वो हमें पढ़ना है। और एंजाइम की जो मैकेनिज्म है उसे प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कारक कौन कौन से हैं उसे विस्तारपूर्वक समझना है। तो ये हमें यूनिट सेकंड में पढ़ना है। इसी के साथ यूनिट सेकंड में हमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी पढ़ना है।
प्रकाश संश्लेषण में हमें परिभाषा, प्रकाश संश्लेषण में वैज्ञानिकों का योगदान, इतिहास, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, या हम कह सकते हैं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर पेड़ पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये पेड़ पौधों में किस स्थान पर संपन्न होती है, तो उसकी साइट के बारे में हमें पढ़ना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है वो हमें पढ़ना है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल है, टाइप ऑफ क्लोरोफिल है, ये सभी टाइप ऑफ पिगमेंट्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, लाइट रिएक्शन है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया, इन दोनों की जो मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है, उसे विस्तार पूर्वक पढ़ना है। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस में 2 पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, उन दोनों ही पिगमेंट सिस्टम को हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है। इसके साथ साथ यदि हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पर हमें C3 चक्र और C4 चक्र के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ हमें CAM साइकिल के क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो प्लांट होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, और फोटो रेस्पायरेशन, प्रकाशीय श्वसन को पढ़ना है, तथा प्रकाश को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ना है। तो ये हमें यूनिट 2 में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है यूनिट 3। यूनिट 3 की यदि हम बात करें तो तृतीय यूनिट में हमें मिनरल न्यूट्रिशन, जिसमें हम पढ़ते हैं कि आवश्यक और अनावश्यक तत्व, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। पौधों में जो खनिज लवण होते हैं, चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, उनका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो उनके कार्य क्या है, इसके अलावा एक एक करके जितने भी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके डेफिशिएंसी के कारण होने वाले जो बीमारियां होती है उन्हें हमें पढ़ना है। उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है। जो खनिज लवण होते हैं उनका अवशोषण किस प्रकार से प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, मैकेनिज्म ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन को हमें पढ़ना है। अवशोषण सामान्यतः वैसे 2 प्रकार से पेड़ पौधों के द्वारा मिनरल्स का किया जाता है। एक तो होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि एक होता है सक्रिय और दूसरा होता है निष्क्रिय। आयन अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों को भी हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है। जो कार्बनिक विलेय पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण जो है किस प्रकार से किया जाता है, साथ में हमें ये भी पढ़ना है। तो ये हमें इसमें पढ़ना है यूनिट 3 में। इसके साथ साथ यूनिट 3 में हमें श्वसन के बारे में भी पढ़ना है। ये मिनरल्स हो गया और ये है अपना श्वसन। श्वसन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें श्वसन के परिचय के बारे में पढ़ना है। श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कितने प्रकार का होता है, साथ ही रेस्पिरेटरी सब्सटेंस श्वसन क्रियाधार क्या होता है, श्वसन गुणांक क्या होता है, श्वसन के प्रकार कितने हैं, श्वसन ऊर्जा मुद्रा, बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी जिसे एटीपी कहा जाता है सामान्यतः। इसके साथ साथ जो रेस्पिरेशन है उसके मैकेनिज्म क्या है, और मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे कि उसका कॉमन पथ क्या है। कॉमन पथ जैसे ग्लाइकोलाइसिस है उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना है। क्रेब्स चक्र है उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना है कि कहाँ पर ये दोनों क्रियाएं संपन्न होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, इसके क्या मैकेनिज्म है। इसके साथ साथ हमें HMP पथ, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथवे के बारे में भी पढ़ना है। साथ ही हमें श्वसन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये यूनिट 3 में हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है। यूनिट 4 की यदि हम बात करें तो यूनिट 4 में नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ना है। नाइट्रोजन के यदि हम सोर्स की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो सोर्स नाइट्रोजन के हैं उन्हें विस्तारपूर्वक पढ़ना है।
नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या दूसरा जो होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें सहजीवी और असहजीवी दोनों ही प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ना है। और इसके साथ साथ ही हमें मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन को पढ़ना है। यहीं पर रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स, जिसमें अमोनिया स्वांगीकरण और नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इसी का एक टॉपिक है लिपिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें हमें सबसे पहले लिपिड की संरचना क्या होती है, लिपिड जो है उसका वर्गीकरण क्या है, उस लिपिड का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण किस प्रकार से होता है, और फैटी एसिड्स का जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, जिसमें हमें खास तौर पर अल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ना है। और इसी के साथ में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के बारे में भी पढ़ना है। तो इस प्रकार से है। इस यूनिट 4 की यदि हम बात करें तो इसमें नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म को विस्तारपूर्वक पढ़ना है। नेक्स्ट अंतिम यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 5, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हमें सबसे पहले ग्रोथ की क्या परिभाषा होती है, ग्रोथ जो वृद्धि होती है, टाइप ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, फेज ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, ग्रोथ काइनेटिक्स को समझना है। इसके साथ साथ जो वृद्धि का चक्रवृद्धि ब्याज का नियम है, कंपाउंड इंटरेस्ट लॉ ऑफ ग्रोथ, उसे हमें विस्तार से पढ़ना है। मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है ग्रोथ का, वृद्धि का, वो हमें पढ़ना है। और साथ ही वृद्धि को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उन कारकों को भी विस्तारपूर्वक पढ़ना है। इसके साथ साथ यहीं पर हमें ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक के साथ साथ पादप हार्मोन, जिसमें सामान्यतः पादप हार्मोन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उन्हें विस्तारपूर्वक एक एक करके पढ़ना है, जिसमें खास तौर पर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, एब्सिसिक अम्ल को विस्तार से पढ़ना है, जिसमें उसकी खोज क्या है, खोज किसके द्वारा की गई थी उसके बारे में पढ़ना है, उसकी रासायनिक प्रकृति क्या है, उसका वायो ऐसे क्या है, उसका जैव अमापन किस प्रकार से किया जाता है, उसका जो भी प्लांट हार्मोन में उस प्लांट हार्मोन का वितरण और स्थानांतरण, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। साथ ही जो हार्मोन है उस हार्मोन का फिजियोलॉजिकल क्या इफ़ेक्ट उस प्लांट्स के अंतर्गत पड़ता है, साथ ही मैकेनिज्म हमें उसकी पढ़नी है। एक एक करके विस्तारपूर्वक इन सभी हार्मोन्स को पढ़ना है। इसके साथ साथ हमें पुष्पन की फिजियोलॉजी को भी पढ़ना है, पुष्पन की जो कार्यकी है उसे पढ़ना है। और उस पुष्पन की कार्यकी में हमें जैसे फोटो पीरियोडिज्म है, वर्नेलाइजेशन है, इन्हें पढ़ना है, किसके द्वारा इनकी खोज की गई थी उसे पढ़ना है। वर्नेलाइजेशन में यदि हम बात करें तो वर्नेलाइजेशन का साइट क्या है, स्थल क्या है, कहाँ पर ये संपन्न होती है, कौन कौन से हार्मोन है जो वर्नेलाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, कौन कौन से हार्मोन है जो फोटो पीरियोडिज्म के लिए जिम्मेदार है, ये हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ ही हमें डोर्मेंसी और सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें डोर्मेंसी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, डोर्मेंसी को प्रसुप्ति को भंग करने वाले जो मेथड है उनके बारे में पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ डोर्मेंसी पढ़ना है, इम्पोर्टेंस ऑफ डोर्मेंसी भी पढ़ना है। इसके अलावा फल परिपक्वन, जीर्णता और बायोलॉजिकल घड़ी के बारे में पढ़ना है कि फलों का जो प्रारंभन होता है वो किस प्रकार से होता है, फलों में जो ग्रोथ होती है वो किस प्रकार से होती है, फलों का पकना किस प्रकार से और कौन से हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है, और जीर्णता, लेवल ऑफ जीर्णता, या हम कह सकते हैं जीर्णता में लीफ सेंसेंस, क्या महत्व होता है जीर्णता का, और जीर्णता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उन्हें विस्तारपूर्वक पढ़ना है। जिसमें हमें फाइटोक्रोम के बारे में भी पढ़ना है कि फाइटोक्रोम का केमिकल नेचर किस प्रकार का होता है, फाइटोक्रोम का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से किया जाता है, फाइटोक्रोम का जो अंतर परिवर्तन होता है वह किस प्रकार से होता है। इन सब के साथ साथ एक अंतिम टॉपिक जो इस यूनिट का है वह है प्लांट मूवमेंट। प्लांट्स मूवमेंट में हमें स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, पादप गतियों का वर्गीकरण, जिसमें हमें चलन की गतियाँ और वक्रण की गतियों के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ना है। थैंक यू सो मच।